मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर थर्ड के अंतर्गत एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में आज के इस लेक्चर में क्वांटम संख्याओं के और उनका महत्व क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने देखा कि वहाँ पर 3 वेरिएबल्स थे, जिससे कि किसी भी पूर्ण रूप से किसी भी तरंग फलन को व्यक्त करने के लिए हमने 3 वेरिएबल्स को काम में लिया था और उनके आधार पर 3 वेरिएबल्स थे और उसके आधार पर हमें जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए 3 वेरिएबल्स की समीकरण प्राप्त हुई थी, जिसमें कि फाई समीकरण, रेडियल समीकरण और थीटा समीकरण थी। यानी कि जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हल किया जाता है तो हमें 3 प्रिंसिपल जो है पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं और इन पूर्णांक संख्याओं को ही हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब हमने फाई समीकरण को हल किया तो हमें चुंबकीय क्वांटम नंबर हमें प्राप्त हुई। यहाँ पर जब जो फाई समीकरण है इसको हल किया तो एम या एम एल बराबर 0 ±1 ±2 एक्सेट्रा प्राप्त होता है। एम एल जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को बताती है। इसी तरीके से जब थीटा समीकरण को हल किया जाता है तो हम यहाँ देख रहे हैं कि थीटा, कैपिटल थीटा, इसमें सबस्क्रिप्ट के रूप में एल और एम एल हमने लिखा है। ब्रैकेट में थीटा, ब्रैकेट में आएगा थीटा, स्मॉल थीटा इक्वल टू 2l + 1 l - 1 l माइनस फैक्टोरियल एम एल अपॉन 2 इंटू l प्लस फैक्टोरियल एम एल PL की पावर ml फैक्टोरियल कोस थीटा, जहाँ पर कि L जो है वो बराबर है 2, 3, 4 के। तो और L के प्रत्येक मान के लिए संगत M जो है वो बराबर L से -L से +0 और फिर +L के बीच में होता है। तो यहाँ पर कुल मान जो है इसका m का कुल मान 2l + 1 होता है। यहाँ पर l जो है दिगंशी क्वांटम संख्या है और ये दिगंशी क्वांटम संख्या जो है जो दिगंशी क्वांटम संख्या कहलाती है। और ये दोनों समीकरण जो है जो फाई समीकरण और थीटा समीकरण जो है ये कोणीय तरंग फलन है। इनके गुणनफल को हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स द्वारा बताते हैं। जैसे y इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई इक्वल टू कैपिटल थीटा l ml थीटा फाई ml फाई, कैपिटल फाई ml फाई फंक्शन है। इसी तरीके से जब त्रिज्य समीकरण को हल किया जाता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें पदाक्षर NL परिवर्ती पैरामीटर n और l पर निर्भर करता है। इसे हम त्रिज्य तरंग फलन कहते हैं। इसका मान नाभिक से दूरी पर निर्भर करता है, जो कि मुख्य क्वांटम संख्या, और l जो कि दिगंशी या कोणीय संवेग क्वांटम संख्या है। तो यहाँ n बराबर 1, 2, 3 होता है, परंतु 0 नहीं होता। तो हम जो वेव फंक्शन है, पूर्ण वेव फंक्शन है, उसको हम बता सकते हैं इस इक्वेशन द्वारा। इस प्रकार हमें श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करने पर 3 पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं, जो कक्षक का पूर्ण विवरण देती हैं। यानी कि श्रोडिंगर वेव समीकरण को जब हम हल करते हैं तो
3 पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं जो कक्षक का पूर्ण विवरण देती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का पूर्ण विवरण प्राप्त करने के लिए हमें एक जो है N, L, M और S 4 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। यानी कि जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो हमें 3 क्वांटम संख्याएं प्राप्त हुई, और जो कि जिसे कि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। इसके आधार पर जो है हमें कक्षक का पूर्ण विवरण प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो है जो कि इलेक्ट्रॉन का पूर्ण विवरण प्राप्त करने के लिए हमें चौथे क्वांटम नंबर, जिसे कि हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, इसकी भी आवश्यकता होती है। और ये जो चौथी जो क्वांटम नंबर है वो श्रोडिंगर की तरंग यांत्रिकी विवेचन में प्रकट नहीं हुई, क्योंकि यह नॉन रिलेटिविस्टिक थी, अनापेक्षिकीय थी, और यह संख्या डिरेक के तरंग यांत्रिकी के आपेक्षीय विवेचन में स्वाभाविक रूप से उभर कर आई। इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पूर्ण विवरण को प्राप्त करने के लिए 4 क्वांटम संख्याएं N, L, M और N, L, M और S की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी शहर में किसी व्यक्ति को पाने के लिए उसका पता होना आवश्यक होता है, उसी प्रकार से किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वर्णन इन 4 क्वांटम संख्याओं द्वारा किया जाता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो क्वांटम अंक हैं किसी विशेष कक्ष में इलेक्ट्रॉन का पता बताते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की क्वांटम अवस्था को बताते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की उस कक्षक में ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रायिकता को बताते हैं। अतः कक्षक का पूर्ण विवरण प्राप्त करने के लिए 3 वेरिएबल्स की और इलेक्ट्रॉन का पूर्ण विवरण प्राप्त करने के लिए N, L, M और S क्वांटम अंकों की आवश्यकता होती है। तो हम इनकी जो इम्पोर्टेंस है उसका अध्ययन करेंगे। हम यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या जो है इलेक्ट्रॉन के मुख्य शेल यानी कि जो मेन शेल या एनर्जी लेवल को निर्दिष्ट करता है और करता है। और यहाँ पर इसको जो है इसका मान जो है n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक हो सकता है। ये क्वांटम नंबर ऑर्बिटल का आकार बताता है, यानी कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी अर्थात आकार को बताता है और इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का निर्धारण होता है। जैसा कि हम होता है एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो En इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर Me4 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर H स्क्वायर, जहाँ पर कि इसे बताते हैं जहाँ पर कि N जो है मुख्य क्वांटम नंबर है। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान En इक्वल टू -313.3 अपॉन N स्क्वायर किलो कैलोरी होता है। यहाँ पर इस इक्वेशन में M जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, Z जो है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है और H जो है वो प्लांक कांस्टेंट है। तो N का मान जो है जितना ज़्यादा होगा ऊर्जा का मान भी उतना ही अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर ये साइन नेगेटिव है, इसलिए जो है N का मान जितना ज़्यादा होगा ऊर्जा का मान भी उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार N के मान के अनुसार जो है ऊर्जा के भी कुछ निश्चित मान संभव होते हैं, यानी कि जो है ऊर्जा जो है वो क्वांटीकृत होगी। तो यहाँ पर हम जो क्वांटम अंक है वो बोर द्वारा प्रतिपादित क्वांटम के समान ही है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन कोश अथवा ऊर्जा स्तर को बताता है। यहाँ n बराबर 1 के लिए हम जो
जो शेल है उसको k द्वारा n बराबर 2 के लिए शेल जो है उसे l है, और n बराबर 3 के लिए शेल m द्वारा हम व्यक्त करते हैं। और n का मान शून्य नहीं होता, और n बराबर 1 वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न्यूनतम होती है, यानी कि वह नाभिक के साथ सर्वाधिक दृढ़ रूप से संबद्ध होता है। और जिस इलेक्ट्रॉन का मुख्य क्वांटम नंबर बड़ा होगा वह जो है उच्च ऊर्जा स्तर का होगा। अब आता है दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या यह इलेक्ट्रॉन द्वारा अधिष्ठित कक्षक यानी ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल की आकृति और इलेक्ट्रॉन की कक्षीय कोणीय संवेग को प्रदर्शित करता है, और इसको हम स्मॉल l द्वारा व्यक्त करते हैं। यह जो नंबर है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहलाता है। और l का मान जो है वह n पर निर्भर करता है, यानी कि l का मान और l का मान 0 से n-1 अर्थात l इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 n-1 के बराबर होता है। l का प्रत्येक मान उप ऊर्जा स्तर अथवा उपकोष को बताता है। यहाँ पर प्रत्येक मुख्य ऊर्जा स्तर या कोश में इन संभव उपकोषों या उपस्तरों की कुल संख्या उसकी मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। जैसे कि हम देखें n बराबर 3 है तो l बराबर 0, 1, 2, यानी कि l जो है उसकी संख्या भी 3 होगी। यानी l बराबर 0 है तो वो सब शेल या ऑर्बिटल s को बताएगा। अगर l बराबर 1 हो तो वो p ऑर्बिटल को बताएगा, l बराबर 2 हो तो d ऑर्बिटल को बताएगा, और l बराबर 3 हो तो वो f ऑर्बिटल को दर्शाता है। यहाँ पर जो ऑर्बिटल जो है sp-df जो अक्षर हैं उनका उद्गम स्पेक्ट्रमों से प्राप्त रेखाओं की स्फुट मुख्य अस्फुट मतलब यानी कि जो 4 सीरीज हमें प्राप्त होती हैं, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल सीरीज से हुआ है। s ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से स्फुट श्रेणी हमें प्राप्त होती है। p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से प्रिंसिपल श्रेणी, और d से डिफ्यूज श्रेणी, और f से जो है फंडामेंटल श्रेणी की उत्पत्ति होती है। अतः जब n बराबर 1 के लिए l का एक ही मान होगा, यानी कि l इक्वल टू 0 होगा, है ना। इसमें केवल एक ही ऑर्बिटल संभव है जो कि s ऑर्बिटल है, और इस ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग 0 होता है, और इस अवस्था को 1s द्वारा हम व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार n बराबर 2 के लिए l के 2 संभव मान हैं, 0 और 1, यानी कि l बराबर 0 से s ऑर्बिटल और l बराबर 1 से हम जो है p ऑर्बिटल को लेंगे। अतः यह 2 अवस्थाओं को अभिव्यक्त करता है, 2 और s को। अब अगर मान लीजिए l है तो यहाँ पर 3s, 3p और 3 और d ऑर्बिटल होंगे, और l का मान कभी भी n के मान के बराबर नहीं होगा। l का अधिकतम मान n-1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो s ऑर्बिटल है जो है गोलीय रूप में होता है, जो कि अन्य ऑर्बिटल की तुलना में नाभिक के अधिक निकट होता है, और इसकी ऊर्जा जो है वो न्यूनतम होती है। p ऑर्बिटल जो अंतराकाश में तनिक विस्तृत होता है, जिससे इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन द्वारा जो है वो शील्डेड होते हैं। इस कारण से p ऑर्बिटल की ऊर्जा s ऑर्बिटल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसी प्रकार d ऑर्बिटल p की अपेक्षा और f ऑर्बिटल d की अपेक्षा थोड़ी
अधिक ऊर्जा के होते हैं। तो इस प्रकार इनका ऊर्जा क्रम जो है हम बता सकते हैं कि s की एनर्जी यानी सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी वो f ऑर्बिटल की होगी, या हम कहें कि सबसे कम एनर्जी s ऑर्बिटल की, फिर उससे ज़्यादा p की, फिर उससे ज़्यादा d की, और सबसे ज़्यादा f ऑर्बिटल की होती है। तो और इसमें यह भी देखा गया कि n के समान मान के लिए जो है भिन्न भिन्न ऑर्बिटल्स में ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। यानी कि जब स्पेक्ट्रम को अधिक विभेदन क्षमता वाले उपकरण से देखते हैं तो एक रेखा पास पास सटी हुई रेखा के रूप में दिखाई देती है। और इसका यही कारण है कि जब एक मुख्य ऊर्जा स्तर से दूसरे मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है तब इन तनिक ऊर्जा के अंतर वाले ऑर्बिटलों की भी उनमें भागीदारी होती है। तो इस प्रकार से ये दिगंशी क्वांटम नंबर है। अब तीसरा क्वांटम नंबर है चुंबकीय क्वांटम संख्या m या ml जो है ना। तो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या कैसे प्राप्त हुई? जब चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के अनेक जब विभक्त होने की घटना, जिसे कि हम जीमान प्रभाव कहते हैं, उसके द्वारा जो है समझाया जा सका। जब परमाणु को तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो मुख्य क्वांटम संख्या n और दिगंशी क्वांटम संख्या l के समान मानों वाले इलेक्ट्रॉन के आचरण में भी अंतर हो सकता है। तो जब हो सकता है तो इसे हम क्वांटम संख्या को, है ना, तो इसका विभेद करने के लिए एक नए क्वांटम अंक की आवश्यकता हुई, जिसे कि हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। और इसे दिक् विन्यास क्वांटम अंक भी कहते हैं, क्योंकि यह स्पेस में इलेक्ट्रॉन कक्षक के झुकाव की दिशा यानी ओरिएंटेशन को बताता है और उपकोश में कक्षकों की संख्या को निर्धारित करता है। क्योंकि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक गतिशील आवेश के रूप में है, तो इसके साथ एक चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। और जब बाहरी क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र को इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो गतिमान इलेक्ट्रॉन के साथ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके संदर्भ में विभिन्न संभव अभिविन्यास ग्रहण कर लेता है। और ये विभिन्न संभव अभिविन्यास इस क्वांटम अंक द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। यानी कि हम कहें कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक चार्ज पार्टिकल है, तो वो जब गति करता है तो उसके साथ उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके साथ एसोसिएट होता है। जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वजह से जो उसका अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है जो है विभिन्न अभिविन्यास ग्रहण कर लेता है। यानी कि विभिन्न संभव अभिविन्यास इस क्वांटम अंक द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। अतः क्वांटम अंक जो है स्पेस में अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में उस दिशा को निर्धारित करता है जिस दिशा में ऑर्बिटल जो है वो अभिविन्यस्त होता है। तो यहाँ पर जो दिगंशी क्वांटम संख्या उसके प्रत्येक मान के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान -L से शुरू होता हुआ +0 होता हुआ फिर +1 तक कोई भी पूर्णांक राशि हो सकती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि m या ml बराबर -L +1 -L +2 -L +4 फिर 0 फिर L -4 L -3 L -2 और L -1 और यानी कि +1 के बराबर के बीच में हो सकती है। यानी कि m का जो मान है m या ml जो है वो -L से 0 होता हुआ +1 तक इसकी वैल्यू रहेगी।
है ना। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं m बराबर 0 भी हो सकता है, ±1 हो सकता है, ±2, ±3 एक्सेट्रा। यानी कि m बराबर 2l + 1 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम ये देखें कि n, l और m, जो कि जिससे कि हम ऑर्बिटल्स के बारे में हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसको अगर हम देखें तो जब n बराबर 1 है तो l बराबर 0 होगा, क्योंकि s और 1s ऑर्बिटल को बताता है, जहाँ पर कि m का मान जो है 0 होगा, जिसे हमने डिस्कस कर लिया है। इसके आधार पर 0 आएगा, यानी कि यहाँ पर केवल 1s ऑर्बिटल होगा। जब n बराबर 2 है तो यहाँ पर 2 सबशेल s और p प्राप्त होंगे, जिसके लिए कि l का मान 0 और 1 है। तो यहाँ पर m की वैल्यू जो है वह 0 होगी, और जब m की वैल्यू m बराबर 2l + 1 होता है, तो 2 × 1 + 1 यानी कि 3 वैल्यूज होंगी, यानी कि इसका मान -1, 0 + 1 के बराबर होगा। तो जो पहला वाला 0 है वह s ऑर्बिटल को, और दूसरे वाले जो 3 वैल्यूज हैं वो p ऑर्बिटल को बताता है। तो इसके अलावा जब n बराबर 3 होगा तो l के हमें 3 मान प्राप्त होंगे, 0, 1 और 2। तो जो 0 है वो 3s ऑर्बिटल को बताएगा, और 1 जो है 3p ऑर्बिटल को, और 2 वैल्यू जो है वो 3d ऑर्बिटल को बताएगी। यानी कि जब n बराबर 3 होता है तो l की वैल्यू जो है 3 वैल्यूज मिलेगी, 0, 1, 2, और m की जो है हमें 5 वैल्यूज मिलती हैं, और जिसमें कि पहला 0, फिर -1, 0 + 1 p ऑर्बिटल के लिए, और d ऑर्बिटल के लिए जो है -2 + 1, 0 + 1 + 2 के बराबर m की वैल्यूज होंगी। इसी तरीके से जब n बराबर 4 है तो हमें जो उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर l जो है वो n - 1 = l है, यानी कि इसका मान 0, 1, 2, 3 है। तो 0 वाला जो है वो 4s में जाएगा, 1s के है स्टेट तो 4p, 2s 2d अवस्था है तो 4d, और 3f अवस्था है तो 4, 5 के बराबर होगी। तो यह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो 0 s के लिए, p के लिए वही -1, 0 + 1, और d के लिए -2 - 1 से 0 + 1 + 2, और जो थर्ड अवस्था है f अवस्था, उसके लिए -3, -2, -1, 0 +1 +2 +3 होगा। तो यहाँ से हम ऑर्बिटल्स की व्याख्या हम पूरी तरह से, यानी कि यहाँ 1s, 3p, 5d और 7f कक्षक होंगे। तो ऑर्बिटल की पूर्ण व्याख्या हम इन 3 क्वांटम नंबर से कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की पूर्ण व्याख्या जो है इसके द्वारा किसी भी ऑर्बिटल को हम परिभाषित कर पाते हैं। और ये अंक जो है इलेक्ट्रॉन का तो वर्णन करते हैं, परंतु वो अधूरा रहता है, जिसे कि हम चक्रण क्वांटम संख्या से काम में लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर s, तो वेव मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन का स्पिन स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि तरंग यांत्रिकी में इलेक्ट्रॉन को कण नहीं बल्कि तरंग के रूप में माना गया है। लेकिन डिरेक ने 1928 में इलेक्ट्रॉन की गति के लिए आपेक्षी विवेचन को संयुक्त करते हुए एक तरंग समीकरण की व्युत्पत्ति की। इसमें स्पिन क्वांटम नंबर प्रकट हुआ। इससे इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर कहते हैं। तरंग यांत्रिकी
थे जब स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर का मान s = h/2π प्राप्त हुआ, जिसे कि 1/2 h/2π या h/2 भी लिख सकते हैं। यह क्वांटम अंक इलेक्ट्रॉन के अपनी कक्षा पर चक्रण या स्पिन की व्याख्या के लिए प्रस्तावित किया गया। तो यहाँ पर जब चक्रण दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में हो सकता है और इसकी व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित किया है। जब चक्रण दक्षिण दिशा में या वामावर्त दिशा में हो तो उसके चक्रण को स्पिन क्वांटम संख्या s द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसका मान चक्रण के अगर राइट हैंड साइड में हो यानी दक्षिणावर्त हो और वामावर्त हो सकता है, तो इसको हम +12h या -12h से बता सकते हैं। और हम यहाँ पर यह एक सदिश राशि है। s के ये मान ऐसे हैं कि परिणाम में बराबर पर चिन्ह में विपरीत है, अतः इन दोनों में अंतर 1 के बराबर होता है। दक्षिणावर्त और वामावर्त चक्रण को हम ये जो मैंने बता रखा है ये अपर स्पिन और लोअर स्पिन से भी बता सकते हैं। तो यदि दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम अंक समान हो तो उन्हें हम समानांतर स्पिन से, और यदि विपरीत चिन्ह के हों तो स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों स्पिन सेम है, तो स्पिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ये अपोजिट स्पिन है तो ये जो है स्पिन पेयर्ड कहलाएगा। तो यहाँ पर जो तरंग यांत्रिकी से इसको समझने के लिए हम ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है जब कक्षीय गति के अतिरिक्त अपने स्वयं के कक्ष पर भी स्पिन भी करता है। और इस चक्रण के बारे में विचार इसलिए उत्पन्न हुआ कि जब अत्यधिक विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोमीटर से स्पेक्ट्रम को देखा गया तो ये पाया गया कि चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी एकल स्पेक्ट्रम रेखा में एक दोहरी रेखा प्राप्त होती है, जिनकी की वेवलेंथ में अंतर बहुत कम होता है। जैसे कि सोडियम के स्पेक्ट्रम में पहले पीले रंग में एक ही रेखा जिसकी कि 5890 एंगस्ट्रॉम हाइड्रोजन मतलब कि जब रेखा प्राप्त हुई जिसमें तरंगदैर्घ्य का अंतर बहुत कम है। जैसे सोडियम की स्पेक्ट्रम जो है उसकी में पीले क्षेत्र में एक ही रेखा देखी गई थी जो कि 5890 एंगस्ट्रॉम पर थी, लेकिन बाद में पाया गया कि इससे सटी हुई एक दूसरी रेखा जो कि 5896 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य पर उपस्थित है। तो यहाँ पर इस प्रेक्षण को समझने के लिए गोल्डस्मिथ और यूलेनबेक ने इलेक्ट्रॉन के चक्रण या स्पिन को प्रस्तावित किया, और इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन के अपने कक्ष पर चक्रण से एवं दूसरे चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, क्योंकि चक्रण या तो दक्षिणावर्त दिशा में हो सकता है या वामावर्त दिशा में, और उसके अनुसार ही उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी एक दिशा में या उसके विपरीत दिशा में होगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का चक्रण उसके कोणीय संवेग में योगदान करता है, और इस योगदान को चक्रण या स्पिन कोणीय संवेग कहते हैं। स्पिन ऊर्जा भी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का एक भाग होती है तथा चक्रण कोणीय चक्रण चक्रण कोणीय संवेग भी अन्य संवेगों की भांति लागू होता है। अतः इसके अनुसार एक का अंतर जो है उसको हम +12 और -12 से लिख सकते हैं। तो इसे इलेक्ट्रॉन के कुल संवेग में जोड़ा या घटाई जा सकता है। जोड़ना या घटाना चक्रण की दिशा पर निर्भर करता है। यदि इलेक्ट्रॉन की गति यानी कक्षीय गति और स्पिन एक ही दिशा में हो तो इलेक्ट्रॉन का कुल क्षेत्रीय संवेग कक्षीय कोणीय संवेग प्लस चक्रण कोणीय संवेग होगा। परंतु जब स्पिन और कक्षीय गति भिन्न भिन्न दिशाओं में हो
तो स्पिन कोणीय संवेग को कुल संवेग से घटा देते हैं, और जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो चक्रण कोणीय संवेग का घटक लगाए गए कोश की दिशा में +12h या -12h के बराबर होता है। तो इसके आधार पर रेखाओं के विभक्तीकरण की एक उदाहरण के रूप में समझा सकते हैं। माना कि सोडियम के आधार पर सोडियम का 3s इलेक्ट्रॉन उचित मात्रा की ऊर्जा ग्रहण कर 3p में पहुंच जाता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को खो देता है यानी वापस उत्सर्जित करता है तो ये वापस 3s में आता है। अब ये या तो पहले की तरह दक्षिणावर्त स्पिन धारण कर सकता है अथवा स्पिन वामावर्त दिशा में भी कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त स्पिन लेते हैं और कुछ परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन वामावर्त स्थिति ग्रहण कर लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सोडियम के परमाणु 2 प्रकार के हो जाते हैं, जिसकी ऊर्जा में तनिक सा अंतर होता है और जिसके संगत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में दोहरी रेखा प्राप्त होती है या दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हम चारों क्वांटम अंक n, l, m और s का समूह किसी एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण वर्णन हेतु आवश्यक होता है, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन की मुख्य ऊर्जा को, l ऊर्जा स्तर को और m दिक् विन्यास को तथा s इलेक्ट्रॉन के चक्रण को निर्दिष्ट करता है। तो इस प्रकार से हम क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा हमने, और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।